इसमें डाउट है किसी को भी? अच्छा चलो अगला एग्जांपल देखो, ये वाला। देखो इस सवाल में भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट का एक स्फीयर है, स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 गिवन है, और जो बाहर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 गिवन है। सर लास्ट सम हो गया? हाँ Last सर, sum आप हो गया। डिस्कनेक्ट हो गए थे ना। सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, आवाज ही नहीं आया। अच्छा तो कहाँ से मिस किया बताओ मैंने? सर वो सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड देख सेकंड रिफ्रैक्शन में अपन डी को 18 मान सकते। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए I1 ऑब्जेक्ट रहेगा ना। सर नहीं समझा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज होगा वो सेकंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा ना। हाँ 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 सर। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो I1 पे बन रहा है, तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और हाँ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेकंड रिफ्रैक्शन वाले इंटरफेस से कितना है? 18। तो डी को 18 मान सकते हैं अपन। यस सर। n2 को 1 और n1 को 4/3, और डी डैश निकालना है, तो डी डैश अपॉन डी हाँ इक्वल टू हाँ सर, n2/3 समझ गया। तो यहाँ से तुम्हें डी डैश सर अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला है ये। अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला, परफेक्ट, वही अप्लाई कर दो। और साथ में मैंने तुम्हें ये भी एक्सप्लेन किया था कि अपेरेंट डेप्थ वाला जो फॉर्मूला है वो स्फीयरिकल रिफ्रैक्शन का ही स्पेशल केस है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? यस सर। तुम्हें जो भी डी डैश मिला ये कहाँ से डिस्टेंस होगा? ये फ्रॉम वाटर सरफेस ही होगा ना डिस्टेंस। यस सर। वाटर सरफेस पे अपन रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे। ओके, फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। सर एक सेकेंड सर, वो 8 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनी है, तो वो रेज वहाँ पे वापस से जब ट्रेवल करेंगे ऑब्जर्वर तक, तो वापस से एक बार नहीं होगा क्या ग्लास सरफेस से रिफ्रैक्शन? उसी का तो लिया ना इधर सेकंड रिफ्रैक्शन। तो उसके बाद कैसे ट्रेवल करेगी रेज, एक बार बताओ। मैं तुम्हें रे डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। देख, जब रे यहाँ से स्टार्ट करिए, मैं ब्लू में जो बना रहा हूँ वो ओरिजिनल रे है, ठीक है। ब्लू में मैंने जो ड्रॉ किया है वो ओरिजिनल रे। जब वो स्फीयरिकल इंटरफेस पे हिट करेगी ये नॉर्मल होगा। यस सर। और यहाँ से जब वो ट्रेवल करेगी वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर सकते क्या सर? क्या हो गया? जूम। ओके श्योर। देखो अभी दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है अभी? यस सर। तो देखो यहाँ पे जो रेस ट्रेवल करेगी दैट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? क्योंकि ऊपर वाला डेंसर मीडियम नहीं, ऊपर वाला रेयर है। अवे होगा ना। अवे होगा, अवे होगा, सॉरी। अवे होगा मतलब ऐसा कुछ तो रे जा रहा होगा। देखो डायग्राम में अप टू स्केल नहीं बना रहा हूं, तो ऐसे मत इमेजिन करना कि ये वर्टिकल बन गया। सर वो इमेज वर्चुअल बनता है ना? हाँ, तो अभी इसका जो इमेज बनेगा वो I1 पे बन रहा होगा। I1 जो है वो अभी इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, और जब यहाँ से वापस रिफ्रैक्शन होगा तो जो रेस फाइनली जाएगी वो यहाँ से कितने डिस्टेंस पे आती हुई दिखाई देगी? 13.5। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये रे फाइनली यहाँ से आ रही है। दिस इज द फाइनल इमेज I2। देखो अभी समझ में आ रहा है? रे डायग्राम दो बार रिफ्रैक्शन किया ना अपन ने। ओरिजिनल रे ब्लू जो थी वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद रेड रे के अलोंग जा रही, और रेड रे जो है वो इंसिडेंट रे बन जाएगा सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए, जिसका ऑब्जेक्ट I1 होगा। और सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनली ग्रीन रेस बाहर निकलेगी, ऐसा लग रहा होगा कि ग्रीन रेस I2 से बाहर निकल रही। तो दिस इज द फाइनल इमेज जो बाहर वाला ऑब्जर्वर देख पाएगा, और इसका जो डेप्थ है वो अपन को 13.5 मिल गया। देखो अभी समझ में आ रहा है रे डायग्राम? रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, खाली अंडरस्टैंडिंग जरूरत है। किस तरीके से रेस कैसे इमेज बना रही होगी वो तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके बोलो भाई। उस साइड में प्रॉब्लम है। एक सेकेंड बताओ। N2 by N1 is equal to D dash by D, ये फॉर्मूला है ना, लाइक कौन सा? ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, वाला फॉर्मूला।
सर अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला उससे ही ये आया ना। उसी से आया, करेक्ट। और मैं तुम्हें यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो वाला फॉर्मूला भी जो है वो स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ही स्पेशल केस था। हाँ सर बोला था आपने, समझा मुझे। ठीक है ओके। सर और भी डाउट है क्या, बताओ। हाँ सर, सर ऑब्जर्वर के लिए I1 ऑब्जेक्ट रहेगा, तो फिर वो किसी ने पूछा कि रिफ्रैक्शन नहीं होगा वापस जाते समय रे, वो मुझे समझा नहीं। वो तो गया 2 बार रिफ्रैक्शन, रेज जब ऑब्जेक्ट से आ रही है ऑब्जर्वर की तरफ तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। एक बार स्फेरिकल इंटरफेस पे, हाँ ये वाले इंटरफेस पे जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट O था और उसके लिए इमेज I1 पे बन गया। हाँ, यस सर, ऑब्जेक्ट ये था उसके लिए O। यस सर। और जब यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा तो रेज वापस ये वाले इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट करने वाली, और इस वाले इंटरफेस के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो I1 बन जाएगा और फाइनल इमेज जो है वो I2 हो जाएगा इसके लिए। समझा अभी? तो हाँ ऑब्जर्वर हाँ को सर, फाइनली I2 दिख रहा होगा ना 2 बार रिफ्रैक्शन होके जब रे बाहर आएगी। यस सर, यस सर। अगला एग्जांपल देखिए अभी, और कुछ पूछना है किसी को इसमें? देखो इस एग्जांपल में कंडीशन क्या दिया हुआ है, स्फेरिकल रेडियस दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, वेयर वुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that a real image is formed at the equal distance from the sphere। देखो इसको अगर बाय सिमेट्री अपन देखें, अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है x और इमेज का भी डिस्टेंस x सेम रहे, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बना दूं, ये डायग्राम को भी देखो मैं जूम इन कर रहा हूँ, ये जो इंसिडेंट रे है यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल बनाऊं और यहाँ पे भी अगर मैं एक नॉर्मल बना दूं, तुम देख पा रहे हो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। हाँ सर। और ये दोनों एंगल तो सेम होंगे क्योंकि ये दोनों रेडियस है r। और जब μ1 से μ2 I से r चेंज हो रहा है, तो μ2 से μ1 भी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस r है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I बन जाएगा, तो ये भी I होना चाहिए, राइट। बीच वाले दो एंगल्स अगर r है तो बाहर वाले दोनों एंगल्स I होने चाहिए, और अगर बाहर वाले एंगल्स दोनों I, दैट मीन्स बीच में जो रेस थी, हमें ये भी पता है कि ये दोनों एंगल्स भी सेम होने चाहिए थीटा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम है x, ये दोनों डिस्टेंस x दिया हुआ है, मतलब बाय सिमेट्री अपन बोल सकते हैं बीच में जो रे ट्रेवल कर रही फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद, ये वाली रे जो है वो हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, राइट। दैट इज द कंडीशन। आफ्टर फर्स्ट रिफ्रैक्शन द रेज शुड गो हॉरिजॉन्टल, और रेज का हॉरिजॉन्टल जाना मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, रेज अगर हॉरिजॉन्टली ट्रेवल कर रही एक्सिस के पैरेलल, मतलब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा होगा। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे ये कंडीशन इंपोज कर दो, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए मैं राइट को पॉजिटिव मान रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव, तो u की वैल्यू मैं -x ले लूंगा जहाँ पे x मुझे फाइंड करना है, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको +r ले लूंगा, है ना, क्योंकि सेंटर राइट पे लाई कर रहा है। n2 मतलब μ2 और n1 मतलब μ1, μ2 by v minus μ1 by u equals to μ2 minus μ1 by plus r। v अगर इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पर μ1 by x is coming out to be μ2 minus μ1 by r, तो x की वैल्यू μ1 r अपॉन μ2 minus μ1 हो जाएगी। समझा ये सबको? ऑब्जेक्ट को अगर इतने डिस्टेंस पे रखते तो दो रिफ्रैक्शन के बाद अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे फॉर्म होगा बाय सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट। सर वो इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी कैसे आया? बीच वाली रे पैरेलल है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो पैरेलल जा रही है। अगर मान ले ये स्फेरिकल इंटरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर रेज ऐसे जाके यहाँ पे मिलती
तो मैं बोलता कि इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गया और उसके लिए v की जो वैल्यू है वो ये बन जाती है, इसको अपन v हाँ बोलते सर हैं, समझा। ठीक है। और तो जब भी रेस पैरेलल जाएगा तब अपन v को इनफाइनाइट मान सकते यस सर। हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल। आई होप ये क्वेश्चन सबने एक बार खुद से अटेम्प्ट किए। देखो ये सवाल में भी 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, कैसे अप्रोच करना है सवाल को वो सीख लो सब लोग। एक क्वार्टर सिलेंडर दिया हुआ है ऑफ रेडियस r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इट्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को p पे रखा हुआ है एट अ डिस्टेंस ऑफ mr। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच अ रे फ्रॉम p विल इमर्ज पैरेलल टू द टेबल एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे भी 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा होगा एंड 2 बार रिफ्रैक्शन होने के बाद फाइनल रेस पैरेलल जा रही। फर्स्ट रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है और सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, और अपन को m की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे अप्रोच करेंगे बताओ इस सवाल को? अपन को कैसे स्टार्ट करना चाहिए सवाल को? सबको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए। मगर स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट से या सेकंड से, क्या लगता है? देखो अगर मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए u भी अननोन है, u भी क्वेश्चन मार्क है क्योंकि m पता नहीं है मुझे, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए v भी क्वेश्चन मार्क है। सेकंड में v नोन है ना, बट सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए v नोन है, हमें पता है कि v इनफाइनाइट होगा, सेकंड रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गया इसीलिए। और सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए मैं u निकाल सकता हूँ, लेट मी कॉल दिस v1 एंड v2। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो u होगा कहना है से वो v1 बन जाएगा, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज। उल्टा जा रहे हैं अपन, अगर फर्स्ट रिफ्रैक्शन का मैं इमेज v1 पे मान रहा हूँ तो सेकंड रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो v1 पे होगा। एक्चुअली v1 नहीं होगा क्योंकि अपन को सरफेस से डिस्टेंस लेना पड़ेगा, वो डायमेंशन अपन को एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कोई अलग ही नाम दे देता हूँ, सेकंड रिफ्रैक्शन का u मान लेता हूँ मैं इसको, u फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, u2। तो सबसे पहले अपन u2 निकाल सकते हैं सेकंड रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करके सेकंड सरफेस पे। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए मुझे बताओ n2 क्या होगा और n1 क्या होगा? n2 1 होगा और n1 म्यू। करेक्ट, म्यू विच इज 3/2। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो n2 by v। n2 का डायरेक्टली मैं वैल्यू लिख देता हूँ 1 अपॉन इनफाइनाइट माइनस n1 by u। u2 मुझे निकालना है, इक्वल्स टू n2 माइनस n1 1 माइनस 3/2 अपॉन r। इसके लिए r क्या लेंगे, प्लस या माइनस? माइनस होगा क्योंकि राइट को पॉजिटिव मान रहे, तो अपॉन माइनस r माइनस माइनस 3 अपॉन 2 u2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन 2r। तो इसको सॉल्व करने से u2 कितना आ रहा है, माइनस 3r। माइनस मतलब सेकंड रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो 3r डिस्टेंस राइट में रहा होगा कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। 3r लेफ्ट में। और सेकंड रिफ्रैक्शन मतलब ये वाले सरफेस ही डिस्टेंस होगा, तो इस सरफेस से 3r लेफ्ट में। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट प्लॉट कर रहा हूँ ये पॉइंट 2 काम कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है, एक तो ये सेकेंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट है, और अगर ये सेकेंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का क्या होगा, इमेज। वेरी गुड, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज। तो अभी अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई करूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है उसके लिए क्या डिस्टेंस लेंगे अपन, u की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 3r है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2r। ये 2r होगा। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए कहना है से u विल बी इक्वल्स टू माइनस 2r। सॉरी u तो मुझे निकालना है, सॉरी u इज माइनस mr ओनली,
फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो -2r पे होगा, u तो -mr होगा, m की वैल्यू फाइंड करनी, और जो v होगा फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए वो -2r होगा, n2 1.5 और n1 1। देखो ये कंडीशन समझ में आ रही है फर्स्ट रिफ्रैक्शन का? सर ये वाला नहीं समझा। देख मैं वापस सर बता रहा हूँ, समझ जा। सेकेंड रिफ्रैक्शन से रिफ्लेक्शन कर्व सरफेस पे नहीं हो रहा है। कर्व सरफेस पे नहीं हो रहा तो अपन डायरेक्टली, सही बोल रहे हो, अपन डायरेक्टली एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से मैं इसको d मान रहा हूँ, इसको d डैश मान रहा हूँ, और इसको n2 और n1, तो डायरेक्टली n2 by n1 इक्वल टू d डैश अपॉन d लगा सकते हैं अपन। देखो सेकेंड रिफ्रैक्शन से जो ऑब्जेक्ट था, ये आई होप सबको समझ में आ गया, ये वाला कंडीशन। सेकेंड रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट था जिसको अपन ने प्लॉट किया वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज बनेगा, एंड फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के इंटरफेस से 2r डिस्टेंस पे, मतलब 2r को मैं -2r को मैं v बोल सकता हूँ ना, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस mr है, तो u को मैं -mr बोल दूंगा, विच इज d, एंड v इज लाइक d डैश, n2 is 1.5, n1 is 1, तो n2 upon n1 equals to d dash upon d, d dash upon d मतलब 2r upon mr। तो इसको सॉल्व करने का यू डी है ना सर? क्या बोल रहे हो? u d के इक्वल है, करेक्ट। जो एपेरेंट डेप्थ में अपन d dash upon d यूज करते हैं, वहाँ पे d मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है ना। फिर सर आपने u इज इक्वल टू माइनस एम आर इज इक्वल टू डी डैश लिखा, इसलिए कंफ्यूज हो गया मैं। माइनस खाली साइन के लिए, वो नहीं कंफ्यूज नहीं मत हो। सर, आपने येलो में हाईलाइट किया है ना ऊपर, हाँ वहाँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको मतलब मैं एक तरीके से d भी मान सकता हूँ, अगर मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो मैं ऐसे करूंगा, या फिर d और d डैश यूज कर लो, मैं अलग से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। इक्वल्स टू नहीं लिख रहा, Sure. माइनस वाज ओनली फॉर कन्वेंशन ना। Sure. अगर मैं डायरेक्टली एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो मैं डायरेक्टली d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2 by n1 कर सकता हूँ यूज। यहाँ से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/3। बताओ क्या डाउट है? Sure. अगर हम लोग ने वो स्फेरिकल मिरर वाला फॉर्मूला यूज किया तो हम लोग r को इन्फिनिटी ले लेंगे ना, फिर वो ऐसे भी वो जीरो हो सेम ही जाएगा। आ जाएगा, वैसे भी सेम आ जाएगा, करेक्ट। हाँ सर वही पूछा था सर, वैसे भी सेम ही होगा ना। करेक्ट, वैसे भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तुम्हें फालतू में स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इसलिए उससे बेटर डायरेक्टली n2 अपॉन n1 इक्वल्स टू d डैश अपॉन d, तुम डायरेक्टली भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है, उसको अगर तुम नहीं लिखते तो भी चलता, तुम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते थे कि d इज mr एंड d डैश इज 2r, और डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, ओके। और कोई डाउट है किसी को भी इस एग्जांपल में? सर तो फिर सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए हम लोग ने ये क्यों नहीं यूज किया अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला? सेकेंड रिफ्रैक्शन में स्फेरिकल सरफेस के लिए यूज नहीं कर सकते ना एपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला, अगर हाँ इंटरफेस सर, प्लेन नहीं है और स्फेरिकल है प्लेन है, तो यस सर, तुम्हें स्फेरिकल रिफ्रैक्शन का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वहां पे और कोई ऑप्शन नहीं। यस सर, प्लेन इंटरफेस में तुम दोनों कर सकते हो, क्योंकि एक ही बात है। स्फेरिकल रिफ्रैक्शन में भी अगर तुम r को इनफिनिट डालोगे तो तुम्हें d डैश अपॉन d इक्वल्स टू n2 by n1 के फॉर्म में मिल जाएगा, इसलिए हाँ सर, प्लेन हाँ में सर, डायरेक्टली वो अप्लाई करना मैं सजेस्ट करता हूँ, n2 यस by n1 इक्वल्स टू d डैश by d, ओके। और कुछ पूछना है किसी को इसमें? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एग्जांपल में कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा लेंदी है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। कॉन्सेप्ट तो वही है कि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, फर्स्ट सरफेस पे और सेकंड सरफेस पे, एंड दोनों रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल इमेज बनेगा वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो सेकंड के लिए क्या बन जाएगा? सेकंड के लिए वो इमेज बन जाएगा, राइट। तो देखो इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैंने जो लिखा है मैं उसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, इसी को समझ लो। फर्स्ट रिफ्रैक्शन में u विल बी -2r, ऑब्जेक्ट को पहले इंटरफेस से 2r के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, n2 विल बी इक्वल्स टू म्यू एंड n1 विल बी इक्वल्स टू 1, और रेडियस ऑफ कर्वेचर +r ले लेंगे और v मुझे फाइंड करना है, तो n2 by v माइनस, सॉरी ये माइनस साइन होना चाहिए इधर, n2 by v माइनस n1 by u। अच्छा u -2r होगा तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है।
माइनस n2 बाय u इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाय r। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और इसको सॉल्व करने पर एलसीएम वगैरह ले लो, सॉल्व करने पर फाइनली v की वैल्यू ये आ जाएगी। जो पहले रिफ्रैक्शन का क्या बनेगा, पहले रिफ्रैक्शन का इमेज, फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो इतने डिस्टेंस पे होगा। और फर्स्ट रिफ्रैक्शन का जो इमेज है वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखो बट अभी इमेज का जो लोकेशन है वी आर नॉट श्योर कि वो सरफेस बी से राइट की तरफ है कि लेफ्ट की तरफ है। अगर मैं अज्यूम करूं कि वो सरफेस बी से राइट की तरफ है, अगर पहला इमेज मैं यहाँ पे मान लूं I1, तो ऐसा मानने पर v 3r से बड़ा होगा कि छोटा होगा? v 3r से बड़ा है कि छोटा है ऐसा मानने पर? बड़ा। तो अगर मैं v को 3r से बड़ा मान रहा हूँ तो उस केस में सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो u होगा वो v माइनस 3r हो जाएगा। ये जो I1 है दिस इज लाइक image of first diffraction or we can also call this object of second diffraction। सर आप सेकंड रिफ्लेक्शन से पूरा वापस थोड़ा ड्राइंग वगैरह करके लगा सकते। मैं बता रहा हूँ सेकंड रिफ्रैक्शन अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया। देखो ये समझ में आ रहा है I1 जो है वो फर्स्ट रिफ्रैक्शन का इमेज है और वो सेकंड रिफ्रैक्शन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे मैं दो केसेस ले रहा हूँ। देख पहला जो केस है उसमें अगर मैं v को 3r से बड़ा मान लूँ तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए जो u है वो v माइनस 3r बनेगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। सेकेंड रिफ्रैक्शन का मैंने ये डायग्राम बनाया। देख अगर मैं v को 3r से बड़ा मान रहा हूँ तो सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए जो I1 है विच इज लाइक ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन O2, वो इंटरफेस से राइट की तरफ लाई करेगा ना। यस सर, पर लेकिन वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमको नहीं पता। मैं बता रहा हूँ देख मैंने अभी के लिए अज्यूम किया कि v 3r से बड़ा है और अगर v 3r से बड़ा हुआ तो u पॉजिटिव आ जाएगा और कन्वेंशन के हिसाब से बता u पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? कन्वेंशन के हिसाब से, कन्वेंशन के हिसाब से भी पॉजिटिव आना चाहिए था क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेकंड रिफ्रैक्शन के राइट में लाई कर रहा है। इट विल बी लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अगर बाय चांस v 3r से छोटा हो गया और तभी भी अगर मैं u को v माइनस 3r ही लेता हूँ तो उस केस में मुझे बता कि u पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अगर मान ले बाय चांस v 3r से छोटा हो गया और अभी भी अगर मैं u को v माइनस 3r ही ले रहा हूँ तो उस केस में u नेगेटिव आ जाएगा। और इस केस में तुम देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में लाई करेगा और u का नेगेटिव आना जस्टिफाइड है इवन इन दिस केस। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सर तो दोनों केस वैलिड है ना? हाँ तो मैं तुम्हें वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए u को सेफली v माइनस 3r ले सकता हूँ ना। कैसा भी केस होने दो, दोनों केस में चल जाएगा वो प्रॉपर साइन के साथ दोनों केस में चल जाएगा u की वैल्यू v माइनस 3r लेने पर। अगर v बड़ा हुआ तो पॉजिटिव आ जाएगा एंड आना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट राइट में लाई कर रहा है, और v छोटा हुआ तो नेगेटिव आ जाएगा और ऑब्जेक्ट उस केस में लेफ्ट में लाई करेगा तो वो भी सही है। तो सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए तुम सिंपली u को ये ले सकते हो। इसको सॉल्व करके सर बोलो, कुछ पूछना है तुम्हें? सर क्योंकि वो सेकंड सरफेस कॉनकेव है इसलिए वो u पॉजिटिव आना चाहिए ना। नहीं रे, कॉनकेव पीछे कॉन्वेक्स तो form- खाली रेडियस को डिफाइन करेगा ना, प्लस r/2 या माइनस r/2। मुझे बता एक चीज कि अगर ये सेकंड सरफेस है, ये वाला डायग्राम नोटिस करो सब लोग, इसका तो प्लस r/2 होगा डेफिनेटली। मेरे कन्वेंशन के हिसाब से कौन सा पॉजिटिव है? राइट पॉजिटिव है ना। यस सर। और ये फर्स्ट सरफेस था, सेकंड सरफेस और फर्स्ट सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3r। मैं ये बोल रहा हूँ कि फर्स्ट सरफेस से जो इमेज बन रहा है जो कि v डिस्टेंस की दूरी पर बन रहा है, इसके मैं दो केस ले रहा हूँ। मान ले फर्स्ट केस में ब्लू से मार्क कर रहा हूँ और फर्स्ट केस में जो फर्स्ट सरफेस का जो इमेज है I1 जो कि सेकंड सरफेस का ऑब्जेक्ट भी बनेगा O2, राइट। तो अगर इन केस फर्स्ट इंटरफेस का जो इमेज है जिसको मैं v बोल रहा हूँ, अगर v 3r से बड़ा हो गया तो सेकेंड इंटरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्टेंस अगर मैं u2 मान लूं तो u2 को मैं v माइनस 3r जब लिखूंगा तो सही बात है ना, ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
पॉजिटिव आ जाएगा। और इसी में अगर मान ले, एक और डायग्राम में यहाँ पे बना देता, इसी में मान ले कि अगर बाई चांस I1 जो है वो यहाँ पे बन रहा होता और ये V होता, अगर ये V होता, ये तो 3R फिक्स्ड है ना, ये तो 3R फिक्स्ड है, तो इस केस में I1 या फिर O2 इसका जो U2 होता, इसका जो U2 होता वो मैं एक्चुअल में 3R माइनस V का नेगेटिव लेता ना, एज पर द प्रॉपर कन्वेंशन। मैग्नीट्यूड वाइज ये 3R माइनस V होता, बट क्योंकि लेफ्ट में लाइक कर रहा है तो ये माइनस ऑफ 3R माइनस V हो जाएगा, तो इस केस में भी ये V माइनस 3R ही बन रहा है ना, तो U2 को V माइनस 3R लिखना दोनों केस के लिए सही होगा। मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिर्फ, सर मेरे को एक और डाउट है सर, जो फर्स्ट इमेज बना वो जरूरी है जो पीछे के साइड पे बनेगा, आगे भी तो बन सकता है? हाँ देख, अभी अगर मान ले ये थर्ड केस, अगर मान ले पहला इमेज जो है जिसको मैं I1 और O2 बोल रहा हूँ, यही बोल रहा है ना, तो यही डाउट था तेरा। हाँ। I1 या O2 अगर ऐसा बन गया तो इस केस में V क्या होगा, इस केस में ये V होगा, यस, इस केस में ये V होगा, और जो सेकेंड के लिए U होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, 3R प्लस V, मैग्नीट्यूड वाइज 3R प्लस V होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सेकेंड का जो U है वो ये होना चाहिए ना मैग्नीट्यूड वाइज। हाँ वो बात। लेकिन अगर मैं इसको V माइनस 3R भी लिखता हूँ तो तू देख पा रहा है इस केस के लिए V नेगेटिव है और 3R भी नेगेटिव है, तो एक तरीके से इस केस में भी वो ऐड ही हो रहा है ना, वो माइनस ऑफ V का मैग्नीट्यूड प्लस 3R ही बन रहा है, नेगेटिव में आ रहा है दोनों को ऐड करते हुए। समझ रहा है, इस वाले केस में भी सेटिस्फाई हो गया वो चीज। यस और नो, नहीं समझा हो तो पूछ लो वापस। सर ये नहीं समझ। देख इस केस में जो V आएगा, यस सर, वो क्या साइन का होगा, अगर मान ले फर्स्ट रिफ्रैक्शन का फर्स्ट इंटरफेस का जो इमेज है नेगेटिव I1 अगर वो लेफ्ट में बन रहा है तो V यहाँ पे नेगेटिव होगा। यस सर, नेगेटिव। और जब मैं V माइनस 3R करूंगा, मान ले बाई चांस V माइनस 2 आ गया, तो जब और R मान ले 1 है, तो जब मैं V माइनस 3R करूंगा तो ये -2 -3 होगा ना, विच इज -5, तो दोनों के इफेक्ट्स ऐड करके ही दे रहा है विद माइनस साइन, जो कि सही बात है क्योंकि यहाँ पे दोनों डिस्टेंसेस ऐड हो रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम ये V माइनस 3R ले सकते हो, कैसा भी केस होने दो, हर केस के लिए वो सेटिस्फाई कर जाएगा। इस सवाल का पर्पस खाली यही था। काफी लोगों को इसी स्टेप में आके डाउट होता है कि U को क्या लेना चाहिए, V माइनस 3R तो खाली एक ही केस के लिए वैलिड होगा, बाकी के लिए गलत हो जाएगा, बट अभी तुम समझ पा रहे हो कि सबके लिए वैलिड रहेगा। बोलो सर वहाँ पे। हाँ सर, आपने जो वहाँ पे डायग्राम बनाया उसमें आपने राइट वर्ड्स पॉजिटिव क्यों लिया सर? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेंगे ना? तो इंसिडेंट रे राइट में ही तो ट्रैवल कर रही है दोनों सरफेस के लिए, रे तो हमेशा राइट में ही ट्रैवल कर रही है ना, तो राइट को ही पॉजिटिव लेकिन मानेंगे। फिर सेकंड के लिए जो इमेज बनेगा उसके लिए तो रे फिर राइट में लेफ्ट में ट्रैवल करेगी ना I1 से। इमेज कहीं पे भी बनने दो रही है, इस तो राइट में ट्रैवल कर रही है, इमेज को तो बैक ट्रेस करके बना रहे हैं ना अपन, वर्चुअल इमेज बन जाएगा वो। अगर इमेज यहाँ पे बनता I1 तो ये वर्चुअल इमेज हो जाता ना। हाँ यस सर। बट रे तो राइट में ट्रैवल कर रही है, रे थोड़ी पीछे वापस आएगी। रिफ्रैक्शन में क्या रेस वापस रिट्रेस करती है क्या पाथ को, पीछे की तरफ आती, वो तो हमेशा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी ना। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन से जो रेस जाएगी और जब वो सेकंड रिफ्रैक्शन यहाँ पे परफॉर्म करेगी तो उस समय भी तो रेस राइट की तरफ ही ट्रैवल कर रही होगी, तो डायरेक्शन राइट को ही पॉजिटिव मानेंगे ना। सॉरी सर, नहीं समझा। ये ऑब्जेक्ट है मान ले, हाँ सर, रेस ऐसे जा रही और मान ले सेकंड इंटरफेस को टकराने से पहले रेस ऐसे ट्रैवल कर रही, थोड़ा एग्जागरेट कर रहा हूँ इसीलिए ये टकराता हुआ दिख नहीं रहा इधर, एक्चुअल में रेस सारे पैरेक्शियल, तो सेकंड सरफेस को भी मैं ऐसे बना देता, तो सेकंड सरफेस के लिए भी तो इंसिडेंट रे राइट में ही ट्रैवल कर रही, तो राइट को पॉजिटिव मानेंगे ना। इसको बैक ट्रेस करेंगे अपन जब इस तरीके से, तो इसको मैं I1 बोल सकता हूँ ना, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन।
जो कि वर्चुअल इमेज होगा, राइट? और यस सर। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, हाँ सेकेंड सर। रिफ्रैक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट हाँ सर। डायरेक्शन क्या है? सेकेंड रिफ्रैक्शन राइट। भी जब हो रहा है तो इंसिडेंट रे तो राइट में ही जा रही, तो यस अपन सर, राइट को लेकिन पॉजिटिव मान लेंगे। हाँ सर, लेकिन आपने वो वाले एग्जांपल में तो सेकंड मिरर के राइट में बनाया था ना इमेज 1। मैंने तीनों केस तो ले लिए भाई, राइट लेफ्ट सब तो ले लिया। एक सेकंड। सर हाँ बोलो। सर एग्जाम में ये पूछ रहा हूँ कि सर ये 3 केसेस आ रहे हो सर, एग्जाम में हम लोग को इतना जल्दी कैसे करेंगे? तो एग्जाम में इतना टाइम होगा? एग्जाम में जरूरत ही नहीं है ना करने की, डायरेक्टली अज्यूम कर लो कोई भी एक केस मान के। हमने अभी वेरीफाई कर लिया कि सब सेम ही होता है, तो अच्छा, नेक्स्ट वो टाइम से अभी वापस थोड़ी सोचेंगे सब, अपन नेक्स्ट टाइम से तो डायरेक्टली लिख देंगे। सर मैं बोल रहा हूँ कि अभी वेरीफाई किया, पर एग्जाम में हम लोग को थोड़ी पता चलेगा कि है ना सेम आएगा, मतलब सिमिलर, मतलब एकदम अगर सपोज अलग अलग केस आया पर तो सर। तो थोड़ा सा सोच के वेरीफाई कर लो ना यार, एटलीस्ट तुम अभी सोच पा रहे हो मैंने जो बताया ये एग्जांपल। यस सर। तो अभी और तुम मल्टीपल एग्जांपल्स करोगे तो तुम्हें और सोचने की, तुम्हें पता चल जाएगा ना किस तरीके से सोचना है ऐसे एग्जांपल्स में। और सिमिलर टाइप का अगर एग्जांपल है तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली अपन ने जो इस एग्जांपल में रिजल्ट लगा है वो डायरेक्टली लगा दो। अगर मान लो कि काफी सारे चेंजेस हो रहे, यस सर। तो अपना बेस्ट जजमेंट लेके कुछ भी अज्यूम कर लो। ओके सर। अच्छा यश, तेरा क्या डाउट था यार? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। साइन कन्वेंशन राइट की तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा तेरे को अभी भी? सर वो ये वाले एग्जांपल में समझा राइट में लिए, लेकिन आपने वहां पे जहाँ पे सॉल्व किया है वो तो आपने सेकंड मिरर के राइट वर्ड्स में सबसे बनाया पहली है। बात, मिरर तो है ही नहीं ना कहीं, सब कुछ स्फेरिकल सर सरफेस वो है। सरफेस। हाँ तो क्या बनाया है मैंने? सर आपने टॉप राइट पे दिखा सकते हो, दिख नहीं रहा। बताओ। हाँ सर, यहाँ पे आपने जो O2 बनाया है वो तो राइट वर्ड्स बनाया ना। केस 1, केस 2, यहाँ पे किधर है O2? केस वन। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना, केस 1 केस 2, मैंने सारे तो केस ले लिए, राइट वर्ड भी हाँ बना तो लिए, सर लेफ्ट वर्ड भी बना लिए। इसके लिए जो सेकंड सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए तो रेज लेफ्ट में ट्रेवल कर रही है ना I1 से। ये I1 या हाँ फिर यस O2 यस। है ना? हाँ तो सर। सेकेंड सरफेस को जो रे इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे तो यही है ना सेकेंड सरफेस को, अब भी भले O2 I2 कहीं पे भी होने दे, रे तो इसी तरफ इंसिडेंट है ना। दिस विल बी लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, हाँ ओके सर। ये डाउट अभी क्लैरिफाई होना समझ। बहुत जरूरी है। सबको समझ हाँ में आ रहा यस है ये? सर। यस सर बट समझ रेस गया। का जो डायरेक्शन है वो तो अब भी राइट की तरफ है ना, तो इसलिए अपन राइट को पॉजिटिव मान रहे हैं। ठीक है, अपन ये नहीं देख, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अपन ये नहीं देखते कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी होने दो, अपन इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखते कि वो किस तरफ ट्रैवल कर रहा है। तुझे शायद ये डाउट आ रहा होगा कि सेकंड सरफेस में ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे बन गया तो रेस यस ऑब्जेक्ट सर। से ही ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, है ना? हाँ सर ये डाउट है। बट अभी समझ में आ गया, देखो अभी क्लैरिफाई हुआ डाउट। हाँ सर आप वापस बोल सकते हो वो जो भी आपने बोला। अरे यार, इंसिडेंट रे राइट में ही ट्रैवल कर रही है ना, डायग्राम देखना तू। हाँ हाँ अगर सर, हाँ ऑब्जेक्ट ठीक यहाँ है। पे भी बन रहा है, इट्स लाइक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मिरर्स यस में भी सर। तो अपन ऐसा करते थे ना, मिरर्स में भी जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनाते थे तो अपन ऐसा थोड़ी बोलते थे कि अभी लेफ्ट पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट राइट में बन रहा है। यहाँ पे कन्वेंशन क्या लेता तू, अगर ऑब्जेक्ट राइट में भी बन रहा है तो भी अपन राइट को ही पॉजिटिव लेते हैं ना अपन, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यस सर समझ गया। ओके, थैंक यू सर। और कौन सा एग्जांपल बाकी रह गया? इसका कैलकुलेशन वाला कहाँ पार्ट से तो समझा? वेरीफाई कर लेना। ये किसका माइक ऑन है? स्पर्श। ठीक है, अभी और आखिरी के 10-15 मिनट है, तो तुम्हें पिछले लेक्चर से कुछ डाउट्स पूछना है तो पूछ लो। इसका फाइनल आंसर मैं तुम्हें बाद में भेज दूंगा, तुम कैलकुलेशन बाद में वेरीफाई कर लेना। सर लेक्चर ओवर है। लेक्चर जो मुझे बताना था वो ओवर है,
नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स नहीं है तो फिर यू कैन लीव द मीटिंग। ओके सर, थैंक यू, बाय जिनको बाय। डाउट्स है वो लोग पूछ लो पिछले लेक्चर्स में से, क्योंकि शाम का सर डाउट लेक्चर मैं नहीं ले रहा हूँ आज। बोलो। सर वो क्विजेस के डाउट लेक्चर तो आप लोगे ना सैटरडे को? वो लूंगा मैं, सैटरडे तक कर लोगे पूरा। आज आप सिर्फ वो कॉन्सेप्ट का ले रहे हो डाउट? आज शाम को नहीं ले रहा हूँ, तुम्हें जो कॉन्सेप्ट का हाँ, डाउट अभी है वो अभी अभी पूछ लो। यस, अभी पूछ लो। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आपने एक क्वेश्चन दिया था ना वो बर्ड और फिश वाला, उसमें जिसमें वेलोसिटीज वाला था, उसके सेकंड पार्ट का आंसर एक बार बता दो ना, लास्ट आंसर। ये वाला? हाँ ये वाला। इसके ये मतलब लेक्चर नोट्स में होगा ना ये? नहीं सर, एक केस बाकी था जिसमें मिरर से बर्ड को मतलब देखा था फिश ने, वो वाला एक केस बाकी था। अच्छा, बाकी था क्या वो? हाँ तो उसका सिर्फ लास्ट आंसर भी एक बार बता दो। ये वाला बोल रहे हो, मिरर वाला? हाँ सर, इसका ही दूसरा वाला पार्ट। और देखो इसका ये दूसरा वाला पार्ट है, ये देख लो। इसका मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा। मैं ये एक्चुअली नोट्स सारे प्रॉपर तरीके से तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट जैसे मैंने तुम लोग को रिफ्लेक्शन के लिए भेजा था ना सारे कंबाइंड नोट्स सिस्टमैटिक तरीके से, वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए भी मैं कंपाइल करके सारे नोट्स भेज दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशंस लिखे होंगे। ठीक है, जैसे तुम शायद यही बोल रहे हो कि इसके 2 केस थे। वो वाला ही क्वेश्चन का आपने बताया था, एक केस बताया था आपने कि पॉलिश रहा तो वो मतलब बर्ड को फिश कैसे दिखेंगी वो आपने बताया था। हाँ। पर को बर्ड कैसे दिखेंगी मिरर में, वो वाले केस का आंसर नहीं बताया। हाँ तो ये वो आंसर है, देख लो। सेकेंड केस का जो जहाँ पे बर्ड, यहाँ पे बर्ड को मैं आई मान रहा हूँ, तो आई अगर फिश का इमेज देख रहा है मिरर के अंदर, सो वो वाला केस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। उसका फाइनल आंसर ये आ रहा है। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वेलोसिटी मिल जाएंगी ना। यस, इसका अगर वेलोसिटी पूछा होता तो अपन डिफरेंशिएट कर देते। तो अकॉर्डिंगली विद प्रॉपर साइन जो सारी टर्म्स है dx/dt dy/dt वो डालने पर तुम्हें वेलोसिटी मिल जाता। ठीक है, वो मैं तुम्हें भेज दूंगा बाद में फाइनल आंसर। डोंट वरी। और कोई डाउट है किसी को? श्योर। हाँ सर मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, खाली ये चैप्टर से कितना मतलब कितना बाकी है? अभी भी बहुत बड़ा है क्या ये? देख, अभी लेंसेज वाला पार्ट बाकी है और प्रिज्म्स वाला पार्ट बाकी है, तो अपना ऑलमोस्ट 70% हो गया। अच्छा। और 30% बाकी है, तो और 2 वीक मान ले, 2 वीक में हो जाएगा अपना। तुम लोग का MTO या फिर टेस्ट कब है रे ऑप्टिक्स के ऊपर? कुछ शेड्यूल आया है तुम्हारा? 17 को शायद, जैसे एक बार कंफर्म करके बोलता। हाँ तो अपना कंफर्टेबली हो जाएगा उसके पहले, डोंट वरी। ओके 3 वीक बाद। ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, आज एंड करते हैं मीटिंग। संडे के टेस्ट के लिए पढ़ लो अच्छे से, एंड आई होप क्विजेस भी अटेम्प्ट कर लोगे तुम लोग सैटरडे तक। सैटरडे को मिलते हैं फिर। सैटरडे को अपना मॉर्निंग में तो रेगुलर लेक्चर होगा, उसमें अपन लेंसेज वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और इवनिंग में चारों क्विजेस 5 to 8 वो अपन डिस्कस करेंगे। मैंने सैटरडे को क्या टाइम दिया है तुम लोग को? 3 to 5 दिया है ना? यस सर। ठीक है, चलो फिर। सर। हाँ निशिम बोलो। सर मतलब कंसेप्चुअल नहीं, पर ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर, खाली वो सर होमवर्क सब कंप्लीट हो जाता है, लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आता है, हम लोग सम्स ही मार्क करते हैं अच्छे वाले, लेकिन रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है सर, कैसे मतलब मिनिमाइज करें सब कुछ? किसमें टाइम जाता है वापस बोलो? सर रिवीजन में सर TWT का के पहले जो रिवीजन होता है सर, उसमें बहुत टाइम चला जाता है सर। उसमें तुमने मतलब क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस किए पहले से? अभी कौन सा TWT है संडे को? सर क्या सर सभी क्वेश्चन जो भी मतलब दिए हुए सब प्रैक्टिस किए हुए हैं, लेकिन संडे को कौन सा टेस्ट, कौन से टॉपिक पे टेस्ट है? सर तीनों सब्जेक्ट्स है। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक? WP सर वो है वर्क पावर एनर्जी और वो WP और सर्कुलर। WP और सर्कुलर मोशन, राइट? यस सर। तो उसमें तुम लोग ने बुकलेट के सारे क्वेश्चंस और सर ने जो भी होमवर्क दिए थे वो सारे तुमने सॉल्व किए? सर अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, मतलब कि वो अभी मतलब रिसेंटली खत्म हुआ है वो चैप्टर वर्क पावर एनर्जी का। देखो आई अंडरस्टैंड तुम्हारे पे काफी ज्यादा लोड आता है, मैं ग्रुप्स पे भी तुम्हारे मैसेजेस देखता हूँ, तो मुझे भी फील आता है कि तुम पे काफी सारा लोड है। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि लोड से डरो मत, एटलीस्ट जितना होता है उतना करो, क्योंकि ग्रुप पे मैं देखता हूँ कि तुम इतने मैसेजेस करते हो, इतना तुम बोलते हो कि कैसे होगा कैसे होगा,
तो इसमें जो तुम टाइम वेस्ट करते हो कैसे होगा यही टाइम अगर तुम एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ तो उतने टाइम में तुम शायद 5 क्वेश्चन कर भी लेते। आधा घंटा अगर तुम सोच रहे हो कि कैसे करेंगे, एक प्रॉपर तरीके से प्लानिंग बना लो। अगर मान लो मैंने तुम्हें कुछ 50 क्वेश्चन दिए हुए होमवर्क के लिए, एंड फॉर दैट मैटर किसी भी सर ने किसी भी सब्जेक्ट में, यस सर, तो तुम्हें लग रहा है कि 50 क्वेश्चन फिजिबल नहीं है होना, तो उसका टेंशन लेने के बजाय एटलीस्ट प्लान करके मैक्सिमाइज करो कि 50 में से अगर मैं 25 भी कर लूँ तो कुछ भी नहीं करने से तो बेटर ही है ना। अगर तुम परेशानी होते जाओगे कि कैसे होगा तो उसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, हमारी एफिशिएंसी और भी कम हो जाएगी। सर तो तुम एक्चुअली ये सोचो कि 50 क्वेश्चंस का जो लोड है वो यस मुझे ज्यादा लग रहा है तो बाकी सबको भी ज्यादा लग रहा है, इट्स ओके। सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। कुछ लोगों यस को 50 इजीली हो जाएगा, उनका स्पीड ज्यादा है, उनका थिंकिंग पावर भी ज्यादा है, तो उनको शायद 50 भी कम लगे। तो सबका अपना अपना एबिलिटी होता है, राइट। तुम यस अपनी एबिलिटी के हिसाब से सोचो कि अगर 50 मुझे ज्यादा लग रहा है तो मेरा अगर एबिलिटी 20 या 25 का है तो एटलीस्ट मैं अपना मैक्सिमम एबिलिटी यूज करके उतना तो करूँ ना। तो तुम कर यस सकते हो। यस सर, लेकिन अगर मान लो कि मैंने 20-25 क्वेश्चन ही दिए तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से, तो जिनका एबिलिटी 50 क्वेश्चन करने का था उसके लिए तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। तो सारे सर यस जो है, वो तो ज्यादा ही तुम्हें क्वेश्चन देने वाले होमवर्क के लिए। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि तुम्हें लग रहा है कि इजीली हो जाएगा और सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे। नहीं सर, ऐसा तो तो लोड होता ही नहीं ज्यादा रहने ही वाला है सबके लिए, ये मान के चलो। कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि लोड कम हो गया, बट वो ज्यादा लोड में तुम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो वो तुम्हें सीखना है, वही प्रिपरेशन का पार्ट है। यस ओके, सर। एक्चुअली सर मुझे वो होमवर्क कंप्लीट करने में कभी डिफिकल्टी होता नहीं, मतलब कि सब टाइम से हो जाता है, बस रिवीजन में बहुत टाइम जाता है, तो रिवीजन में भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ उसको। रिवीजन में भी यू कैन सी कि जो पहले अटेम्प्ट में तुमसे क्वेश्चंस नहीं बने थे वो क्वेश्चंस को देख लो वापस, यस सर, वो सॉल्व कर लो, तो उससे तुम्हें वापस याद आ जाएगा कि पहले अटेम्प्ट में तुमने क्या क्या मिस्टेक किया था और अभी कैसे रेक्टिफाई करना है उसको। यस सर, थैंक यू सर। रिवीजन में भी आई विल सजेस्ट कि थियोरी पढ़ने से बेटर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करो, उससे कॉन्सेप्ट्स तो अपने आप रिवाइज हो जाएंगे। सर वो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना रिवीजन के लिए जो मार्क किए रहते हैं वो मतलब बहुत ज्यादा रहते हैं सर, तो वो मतलब एक दिन पहले अगर रिवीजन करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में। बट तुमने एक बार तो किया रहता है ना, वो बहुत ज्यादा भी होते तो भी तुमने एक बार जब फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व किया था तो सॉल्व करते समय तुमने सोल्यूशन देख के समझ के लिया था ना एक बार हाँ सर एक बार तो किया था, देख तो के ऐसा। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना। अगर लग रहा है तो फिर दैट मीन्स प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हुई तुम्हारी, तो उसमें भी फिर टेंशन नहीं लेना कि कैसे होगा, फिर अपने आप को समझा के मोटिवेट करो कि अपना बेस्ट तुम कैसे दे सकते हो। सेकेंड अटेम्प्ट में भी अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट लग रहे हैं, ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उससे डील करो ना, उसको और अच्छी तरीके से एनालाइज करो कि क्यों टाइम लग रहा है, क्या क्या कॉन्सेप्ट मुझे प्रॉपरली नहीं आ रहे इस क्वेश्चंस में, उन कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज कर लो और वापस वो क्वेश्चन देखो। ठीक है, कंपटीशन हमेशा अपने यस सर। अपने साथ ही रखो। ऐसा मत सोचो कि मेरे दोस्त सारे इतने इतने क्वेश्चंस करे वो आगे निकल गए, उनको एज अ रेफरेंस उनसे मोटिवेट हो, बट डिस्करेज मत हो कभी भी कि वो इतना कर रहे मेरे से इतना भी नहीं हो रहा। तो कंपटीशन अपने हिसाब से अपने साथ ही रख के अपने आप को इम्प्रूव करो धीरे धीरे। ओके, यस सर, थैंक यू और सर। कोई क्वेरीज है किसी को भी? ये सब जो वर्कलोड आ रहा है उसको प्रेशर की तरह मत लो। बार बार मैं वही बोल रहा हूँ कि ज्यादा क्वेश्चन ही तुम्हें मिलने वाले होमवर्क के लिए, बट उसमें तुम अपना मैक्सिमम देने की कोशिश करो, तुम्हारा जितना भी कैपेसिटी है उतना। और अगर तुम वो भी अचीव कर लोगे तो तुमने कर लिया अपना काम, तुम जितना कर सकते थे उतना तुमने कर लिया, तो दैट्स अ गुड अचीवमेंट, राइट। ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, सैटरडे को मिलते, टेक केयर। Yes, sir.